अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी का जो कंटेंट है, जिसका जो हम इस टॉपिक में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले है अंटार्कटिका के बारे में जानेंगे, फिर उसकी हिस्ट्री, फिर अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में, देन हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद अंटार्कटिक ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे एंड देन जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर 14 आर्टिकल्स हैं ट्रीटी के, उनको डिस्कस करना है एंड देन डिसीजन मेकिंग और कंक्लूजन की तरफ चलेंगे हम लोग। सबसे पहले हम अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं कि अंटार्कटिका क्या है। अंटार्कटिका द वर्ल्ड मोस्ट साउथर मोस्ट एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और साउथ में मौजूद है दुनिया के। और अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है, और ये ड्राइएस्ट, वाइंडिएस्ट, कोल्डेस्ट एंड आइसीएस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का। इसके बाद इट इज़ द हाईएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर आर अबाउट 800 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट इन अंटार्कटिका एंड ऑल्सो देयर आर द पेंगुइन्स लिव देयर। 800 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और पेंगुइन्स भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। ये जगह आइस से भरी हुई है, ये भी नहीं पता कि आइस के नीचे ज़मीन है, अगर है भी सही तो कहाँ तक है और कहाँ से स्टार्ट होती है ज़मीन, ठीक है ना। देयर इज़ नो थॉट अबाउट लिविंग देयर। देन अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो है अंटार्कटिका की वो बहुत ही पुरानी है, इतनी पुरानी भी नहीं है। खैर, सबसे पहले इसको हिस्ट्री जो है अंटार्कटिका की वो वहाँ से मर्ज होना शुरू हुई वेस्टर्न थेरीज़ के अंदर इसको देखा गया। फिर क्योंकि थेरीज़ ऐसी थी कि थेरीज़ ये थी कि अगर नॉर्थ में कोई है कॉन्टिनेंट तो ज़रूर साउथ में भी कोई कॉन्टिनेंट होगा, ठीक है। लोगों ने जब नॉर्थ का ये थेरीज़ आई तो उसके बाद इसे मैप्स में भी 100 ईयर्स अगो पहले जो है इसको मैप्स में भी शो कराना शुरू कर दिया कि साउथ में भी ज़रूर कुछ है। देन 1773 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक, जो कि फर्स्ट पर्सन थे साउथ अंटार्कटिका के सर्कल में जाने वाले, वो उस एरिया में गए और उन्होंने आइसबर्ग्स देखे वहाँ पर, लेकिन वो उससे आगे नहीं जा पाए और वहाँ से ही मुड़कर वापस आ गए। देन फर्स्ट डिस्प्यूट था कि सबसे पहले कदम किसने रखा, वो 1895 में ऐसे हुआ कि नॉर्वेन शिप जो है वो अंटार्कटिका पहुँची और वहाँ उसके अंदर 6 से 7 लोग थे जो कि छोटी बोट के थ्रू वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने कदम रखा, और उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट है कि सबसे पहले किसने कदम रखा। देन हम बात करते हैं 1900 में। 1900 का वो दौर था जब इसकी अंटार्कटिका की जो है एक्सप्लोरेशन की गई, इसके बारे में एक्सप्लोर किया गया कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तभी इसके अंदर देखा गया कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इस एरिया में। उसके अलावा यहाँ पर पेंगुइन्स रहते हैं, और 1900 के जो मिड वाला एरिया था वो था कॉलोनियल पीरियड, हमें उसे कह सकते हैं, क्योंकि इस ज़माने के अंदर बहुत सारी कंट्री जो इसको लिंक करते थे उन्होंने इस पर क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि ये ज़मीन हमारी है। 1940s में जो है 7 कंट्रीज़ जो हैं वो क्लेम कर चुके थे कि ये हमारी ज़मीन है। देन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सब गवर्नमेंट्स को इनवाइट किया कि आकर एक ट्रीटी साइन की जाए अंटार्कटिका के हवाले से, क्योंकि जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता वो किसी की मलकियत जगह नहीं हो सकती। उसके बाद अंटार्कटिका ट्रीटी साइन की गई और आज तक अंटार्कटिका ट्रीटी चल रही है। ये थी इसकी छोटी सी बल्कि बड़ी सी हिस्ट्री। हमने इसकी हिस्ट्री तो देख ली है, अब हम अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में जानेंगे कि ये कब साइन हुई। ये हुई है 1 दिसंबर 1959 को साइन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एंटर इनटू फोर्स हुई 23 जून 1961 में, बिल्कुल एंटर इनटू फोर्स हो गई जब कंट्रीज साइन कर चुकी थी एंड सारे रेटिफिकेशन वगैरह हो चुकी थी, तो ये फोर्स में आ गए। और उसके बाद जो डिपॉजिटरी था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। एज़ यू नो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था सारे कंट्रीज़ को, तो डिपॉजिटरी अमेरिका ही है। देन मेंबर स्टेट्स 54 करंट मेंबर स्टेट हैं इस टाइम इसके, एंड 12 जो हैं वो बेसिक मेन ओरिजिनल कंट्रीज़ हैं जो कि इसके सिग्नेटरीज़ हैं। देन हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। अब इसका आ गया है इंट्रोडक्शन, तो ट्रीटी के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि जो ट्रीटी है वो साइन इन वाशिंगटन ऑन 1 दिसंबर 1959 बाय 12 कंट्रीज़। 12 कंट्रीज़
ने साइन किया था 1 दिसंबर 1959 में, जिनके साइंटिस्ट वहाँ पर अंटार्कटिका ईयरली इंटरनेशनल जियोफिज़िकल ईयर था 1957 to 58, वहाँ पर सारे इनके साइंटिस्ट मौजूद थे और इसी दौरान में प्रेसिडेंट ने बुलाया था अमेरिका के, और इन्होंने फिर इसके बारे में ड्राफ्ट वगैरह पेश किया गया और 1 दिसंबर 1959 को इसे साइन कर लिया गया। और दिस ट्रीटी वाज एंटर इनटू फोर्स इन 1961 एज आई डिस्कस बिफोर। उसके बाद काफ़ी जो कंट्रीज़ थे वो इसके अंदर शामिल हुए, और अब जो है टोटल 54 कंट्रीज़ हैं जो कि इसके मेंबर स्टेट्स हैं अंटार्कटिका ट्रीटी के। बट पाकिस्तान इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी, बट इंडिया इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस बिकॉज इंडिया इज़ एवरीवेयर। देन अंटार्कटिका ट्रीटी एंड रिलेटेड एग्रीमेंट्स जो हैं, ये अंटार्कटिका ट्रीटी तो एक ट्रीटी है, बट इसके साथ इसके रिलेटिव एग्रीमेंट्स भी हैं। इन्हें कलेक्टिवली अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम कहा जाता है, ATS, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम जो है इंटरनेशनल रिलेशंस चलाता है अंटार्कटिका को। इट वाज द फर्स्ट आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट इन द कोल्ड वॉर एरा, दिस इज़ द मेन पॉइंट। एंड देन अंटार्कटिका ट्रीटी जो कि 1951 में साइन हुई थी, एग्रीमेंट साइन बाय 12 नेशंस इन विच अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट मेड अ डीमिलिटराइज्ड जोन एंड टू बी प्रिजर्व फॉर साइंटिफिक रिसर्च। देन हम लोग आज गए हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अंटार्कटिका ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको हम देखते हैं। अंटार्कटिका ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ये तमाम कंट्रीज़ को फॉरबिड करती है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग या जिन्होंने भी साइन किया हुआ उन तमाम कंट्रीज़ को ये कहती है कि यहाँ पर मिलिट्री बेसिस नहीं बनाए जा सकते, ना ही कोई मिलिट्री मनूवरिंग की जा सकती है इस एरिया में, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए एरिया प्रिजर्व कर दिया गया है और इस एरिया को बचाने के लिए साइंटिस्ट हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे बचाया जा सके। टेस्टिंग ऑफ एनी वेपन्स और रेडियो एक्टिव वेस्ट को इस एरिया में फेंकना बिल्कुल मना है, जितनी भी साइन कंट्रीज़ हैं, और सिग्नेटरी कंट्रीज सबसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ही हैं। हम देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरी दुनिया ही शामिल हो जाती है। देन ट्रीटी जो है इनकरेज करती है फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जो भी कंट्रीज़ हैं जो कि आपस में जिनकी ट्रीटी है, उनको ये कहा जाता है कि अपने साइंटिफिक रिसर्चेस की जाएँ और एक दूसरे के साथ शेयर भी करें ताकि इसके ऊपर काम किया जा सके, मोर काम किया जा सके। देन एग्रीमेंट जो है वो बैन करता है मिनरल एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन को 50 साल के लिए, और द ट्रीटी ऑल्सो ऑब्लिगेट पार्टीज़ टू यूज़ अंटार्कटिका फॉर द peaceful purpose, only for the peaceful purpose. ऑब्जेक्टिव्स आप लोग देख चुके हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अंटार्कटिका ट्रीटी को या अंटार्कटिका को एक पीसफुल यूज़ के लिए ट्रीटी साइन की गई थी कि सिर्फ़ और सिर्फ इसको पीस के लिए इस्तेमाल किया जाए, और आज तक हो भी रहा है किसी हद तक। देन इसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ट्रीटी की। देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क फॉर द अंटार्कटिका, बट आई हैव नेम्ड द सम बेसिक few of them. First of all, I will discuss about the SCAR, a Scientific Committee of Antarctic Research. This is the first organization which is for the scientific research. Then Institute for Marine and Antarctic Studies, ये भी अंटार्कटिका के ऊपर स्टडी के लिए बनाया गया है। उसके बाद अंटार्कटिका नियालैंड, देन यूनाइटेड स्टेट्स अंटार्कटिक प्रोग्राम, ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, देन ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे। सो दीज आर द रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अंटार्कटिका। देन द 14 आर्टिकल्स ऑफ द ट्रीटी जो हैं उनको हम इस तरह से समराइज़ कर सकते हैं। जो भी 14 आर्टिकल्स हैं ना, उनको मैंने समराइज़ करके लिख दिया है। इनके जो आर्टिकल्स हैं उनको मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट आर्टिकल कहता है कि अंटार्कटिका शेल बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पस ओनली। फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए इस ट्रीटी को। मतलब कि अंटार्कटिका को सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। देन फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड कोऑपरेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का पूरा फ्रीडम दिया गया है मेंबर कंट्रीज़ को। देन थर्ड आर्टिकल कहता है प्लान फॉर साइंटिफिक प्रोग्राम शैल बी फ्रीली एक्सचेंज, कि जोन से भी प्लान साइंटिस्ट कर रहे हैं और वो मेंबर स्टेट्स के साथ बिल्कुल फ्रीली एक्सचेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। देन ऑल द नेशनल क्लेम्स आर हेल्ड स्टैटिक, मतलब कि जोन से भी 7 कंट्रीज़ पहले इसके ऊपर क्लेम करते थे, जब उन्होंने सिग्नेचर कर लिया इस ट्रीटी को तो अब उनका क्लेम भी ख़त्म हो गया था, वहीं पर ख़त्म हो गया था। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट आर प्रोहिबिटेड इन अंटार्कटिका, मतलब
तो आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया है अंटार्कटिका में। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी अप्लाइज टू द एरिया 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, सिर्फ इसका जो है प्रोविजंस जो हैं ट्रीटी के वो अप्लाई होते हैं। और उसके बाद एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो अपने ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर सकती है, जैसे कि अमेरिका जो थाईलैंड है वो चाइनीज़ साइंटिस्ट्स को एज अ ऑब्जर्वर जो है वो अपॉइंट करते हैं और वहाँ पर वो रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट चाइना के। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। और ये 2016 के बाद से ही थाईलैंड चाइनीज़ साइंटिस्ट को भेज रहा है। आई थिंक चाइना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी, बट एज एन ऑब्जर्वर they were going there and research on it। उसके बाद आ जाते हैं इसके अगले पार्ट यानी नेक्स्ट आर्टिकल्स। 8वां आर्टिकल कहता है दे शैल बी एक्सेस टू एनी एरिया ऑफ अंटार्कटिका। जो भी मेंबर स्टेट हैं वो किसी भी एरिया पर एक्सेस कर सकते हैं। देन रेगुलर कंसल्टेटिव मीटिंग्स ऑफ द एक्टिव सिग्नेटरी नेशंस शैल बी हेल्ड। मतलब जोन से भी कंट्रीज़ है सिग्नेटरीज उनके दरमियान में मीटिंग्स होनी चाहिए ईयरली। देन एनी डिस्प्यूट, अगला आर्टिकल कहता है कि एनी डिस्प्यूट जो है, कोई भी डिस्प्यूट मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व कराया जाए। देन अगला आर्टिकल कहता है कि ट्रीटी जो है वो 30 साल तक रहेगी, लेकिन आज तक जो है ये ट्रीटी ये चल रही है बिकॉज 1959 में साइन हुई है, 61 में रेटिफाई हुआ है। 30 साल से क्या 50 साल 70 साल हो गए हैं इस बात को। देन ओनली 29 स्टेट्स। उसके बाद देखते हैं कि जो जितने भी 13 और 14 आर्टिकल उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कैसे जो है साइन किया जाता है, कैसे किया जाएगा साइन इस ट्रीटी को, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग बॉडी की, कि डिसीजन कौन लेता है। अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम जो है वो हर साल जो है वो मीटिंग्स हेल्ड कराता है डिस्कशन करने के लिए। उसके बाद 29 कंट्रीज़ जो हैं, 54 तो टोटल पार्टीज़ हैं, उनमें से जो 24 जो कंट्रीज़ हैं वो उनके पास जो है राइट है पार्टिसिपेट करने का डिसीजन मेकिंग में, और जो 25 हैं वो डिसीजन तो नहीं कर सकती लेकिन स्टिल अलाउ है डिसीजन मीटिंग को अटेंड करने के लिए। देन हम कॉन्क्लूजन की बात करते हैं कि कॉन्क्लूजन को मैं इसी तरह से कहूँगी कि जो ये अंटार्कटिका प्लेस है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसको बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो भी हैं इसके मेंबर स्टेट्स वो कोशिश करें कि इसको किसी तरह से बचाया जा सके। तो 2022 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, एक स्टडी पेश की गई थी इनकी म्यूचुअल जो है साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद, कि इस सदी के इख्तिताम तक जो जितने भी स्पीशीज़ हैं या पेंगुइन्स हैं उनको ख़तरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। 69% तक चांसेस हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगे। इसको बचाने के लिए पूरी मुमकिन कोशिश की जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबसे बड़ी उसकी वजह। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमें क्लाइमेट चेंज जो है इस टाइम पर बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट जैसी जगह को भी ख़तरा है जो कि पूरी बर्फ़ से भरी पड़ी है, लेकिन इस सदी के इख्तिताम तक उसको भी ख़तरा है कि वो ख़त्म हो सकती है। इसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से इस अंटार्कटिका को, जो कि इतनी खूबसूरत जगह उसको भी ख़तरा है कि वो ख़त्म हो सकती है। और जो पेंगुइन्स हैं उनको बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं तो हमें क्लाइमेट चेंज की तरफ फोकस करना होगा और जितने भी ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ हैं उनको काउंटर करना होगा किसी भी तरीके से। इन वॉर से बाहर निकल कर हमें सोचेंगे तो ही ये सब पॉसिबल। At the end, I will thank to you to watch my full video, and I hope this will be helpful for you and for your research paper. Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.